नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज यहाँ हम बात करेंगे, जैसा कि आपके समक्ष लिखा हुआ है कि संविधान और संविधान का जो टॉपिक होगा नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या है और कहाँ किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है और कहाँ किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ये प्रश्न सॉल्व कराने के बाद यहाँ पर हम आपको सारे इसके प्रश्न पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद बहुत सारे प्रश्न को यहाँ पर भी सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं, आपको यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं एक सरसरी नजर में। आप देखिएगा कि जो आपका यहाँ पर है कि नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व जो है आपके यहाँ पर किस भाग में है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग आपके 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 4 में है। और अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो 36 से 51 तक है तथा इसको कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है और इनका उल्लेख संविधान में आर्टिकल पूछे अगर अनुच्छेद तो 36 से 51 तक है तथा ये जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। साथ में और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और राज्य में सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि किस भाग में, किस आर्टिकल में, किस देश से और इसका उद्देश्य क्या है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो ये है आपका आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो 36 से 51 तक सबसे पहले देख लेते हैं एक सरसरी नजर में कि 36 से 51 तक जो है आपके अनुच्छेद। आप देखिएगा सबसे पहले क्या कहा गया कि राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। फिर आर्टिकल आपके यहाँ पर 37 में क्या है, न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। और आपका 38 में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात कही गई है। इस तरीके से 39 में राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा। तो इस आप पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी हम एक एक को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करके बताएंगे यहाँ पर, लेकिन अभी आप क्या पूरे देख लीजिएगा 36 से 51 तक कुल इसमें क्या कहा गया है। और इसका साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको चीजें यहाँ पर और आसान हो जाएंगी। सीधा सीधा आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना है। 39A में क्या है, निःशुल्क और निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, निःशुल्क और विधिक सहायता क्या होती है। 40 में पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। 41 में सरकारी सहायता का अधिकार दिया गया, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी चीजें बताएंगे। 42 में न्याय संगत और मनोचित सहायता के बारे में कहा गया है। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक श्रम न करना इसी के अंतर्गत है। 43 है निर्वाह योग्य मजदूरी। 43A में श्रमिकता की भागीदारी। और 43B में क्या है, सहकारी समितियां के बारे में बताया गया है। और 44 में आप देखेंगे समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। 45 6 वर्ष तक की आयु की देखभाल के बारे में कहा गया है। 46 में कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में कहा गया है। 47 में पोषाहार को बढ़ावा और शराब पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में है। 48A में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण है आपका। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है। और 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। और 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति। तो इस तरीके से आपने एक सरसरी नजर में इन आर्टिकलों को आपने देख लिया। अब एक एक आर्टिकल के बारे में हम बता रहे हैं कि एक एक आर्टिकल को कैसे समझा जाए। तो बात करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल आपका कौन सा है, तो आर्टिकल आपका 36 को पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 36 में क्या कहा गया कि आर्टिकल 36 में यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी होते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि राज्य को जो परिभाषा दी गई है, इसके अंतर्गत राज्य की कौन सी परिभाषा दी गई है, क्या कहा गया है, इसके बारे में आपको समझना है। और तो लोक कल्याण का जैसा कि बता ही दिया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो जैसे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, जिस प्रकार से आप लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपके मौलिक अधिकार जो बताए थे हमने, वो कहां से कहां तक हैं, तो कहां 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति के अधिकार होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति तत्व क्या होते हैं, ये सरकार के अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन पे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति तत्वों के अंतर्गत आप जो है सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर लोक कल्याण की भावना यहाँ पर जुड़ी हुई है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 37 में यही कहा गया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। यानी जो आपके जो यहाँ पर आपका नीति तत्व हैं, ये आपके यहाँ पर वाद योग्य नहीं है। यानी अगर आपका मान लिया कि सरकार कोई भी कार्य कर रही है और सरकार उस जगह कोई लोक हित के बारे में कार्य कर रही है, जहां पर आपका मकान है, यहाँ जहां आपकी खेत हैं, तो उस जगह अगर वहां से कोई पुल बनता है या कोई रेलवे ट्रैक बनता है, तो जो वो ट्रैक बनेगा या पुल बनेगा तो वो लोक हित के लिए होगा। लोक हित मतलब कि आम जनता को वहां से लाभ मिलेगा। तो उस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमारा खेत चला गया या हमारी संपत्ति चली गई, तो इस तरीके से आप उसमें आपकी सुनवाई नहीं होगी, सीधा सीधा कहा गया है। जबकि मौलिक अधिकार क्या थे, वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये याद आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया, राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेंगे। तो देखिए मौलिक अधिकार में जैसे कहा गया कि व्यक्ति को स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 3 प्रकार, मतलब आपके मौलिक अधिकारों में क्या गया, न्याय कितने प्रकार के हैं, तो न्याय 3 प्रकार के हैं। तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय कहने का मतलब है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर इक्वल यानी समान मानना, उसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, ये है सामाजिक न्याय। और आर्थिक न्याय के अंतर्गत ऊंच नीच की भावना यानी अमीरी और गरीबी की खाई को क्या करना, कम करना, ये है आपका आर्थिक न्याय। इसमें सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। और राजनीतिक न्याय में, राजनीतिक न्याय मतलब होता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति को यहाँ तक के कि राष्ट्रपति से लेकर यहाँ पर जो है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम, पीएम सारे आप चुनाव लड़ सकते हैं, किसी प्रकार का व्यक्तिगत जो है अधिकार नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन आपको राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के पद की योग्यता, जो उसमें नियम है बनने की योग्यता है, वो अगर आप उन शर्तों को अगर पूरा करते हैं तो राष्ट्रपति पद और प्रधानमंत्री पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है आपकी राजनीतिक न्याय। मत देने का अधिकार, ये सारी चीजें आपके राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत है। अब बात करते हैं, केटी शाह का कथन है कि राज्य के नीति तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक ये इनका कथन, केटी शाह ने इस प्रकार का कथन कहा है। तो सीधा सीधा पूछा जाता है केटी शाह का कथन क्या है, तो यहाँ पर इस तरीके की बातों को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो आगे देखिएगा कहा गया सभी आपका जो है अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। तो देखिए कौन कौन सी हैं, तो सभी नागरिकों को आजीविका को पर्याप्त साधन अधिकार, यानी राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को आजीविका के लिए क्या करना, आजीविका उपलब्ध कराना, ये राज्य की जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा जैसे कोरोना काल में जैसे कि जो है राशन दिया गया, इस तरीके की जो व्यक्ति को, ताकि उसको मतलब जीविका मिलनी ही चाहिए, जीविका से संबंधित और बहुत सारे नियम कानून जो बनाए गए हैं, कि जैसे आपने मनरेगा देखा होगा, इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर लागू होती हैं। भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, ये आपका है। कुछ व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचना, यानी कि इसमें यह भी कहा गया है अनुच्छेद 39 में
कि जैसे कि अभी हमने बताया कि अमीरी और गरीबी की खाई को कम करना, तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि धन का जो संकेंद्रण हो केवल कुछ खास व्यक्तियों में ना हो, यानी कि यहाँ पर अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि जो है नीतिगत तत्वों के अंतर्गत यहाँ पर ये सब जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि जो है व्यक्ति का जो संकेंद्रण हो, ये संकेंद्रण एक ही जगह ना हो बल्कि समान रूप से सभी को इसका फायदा मिले। आगे बात करते हैं पुरुषों और महिलाओं में दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आपका नीतिगत तत्वों में कहा गया है कि अगर महिला अगर वही कार्य कर रही है और पुरुष भी वही कार्य कर रहा, तो महिला और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो वेतन पुरुष के लिए होगा वही वेतन महिलाओं के लिए भी निर्धारित है। अगर कार्य एक ही है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा। सीधा पूछा गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो याद रखना अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। और श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य को भी सुरक्षा करना, यानी श्रमिकों को भी हम ध्यान रखना कि उसको ऐसे किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाना है जिससे उनके स्वास्थ्य को जो है नुकसान पहुंचे, तो इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 39A क्या है, समान कार्य और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि समान न्याय। यानी समान न्याय का मतलब होता है कि ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, सभी के साथ समान न्याय करना। अगर जिसकी गलती है उसी को सजा का प्रावधान है, यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। और साथ में निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब होता है किसी प्रकार का इसमें मतलब किसी प्रकार का पैसा रुपया ना लेना, किसी मतलब न्याय के लिए। अगर आपके कोई आप न्याय आपके साथ अन्याय हो रहा तो उस न्याय के लिए आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये है आपका, बल्कि आपको विधिक सहायता जो दी जाएगी, यानी कानूनी जो सहायता दी जाएगी वो किस प्रकार से, तो मुफ्त सहायता दी जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो आगे बात करते हैं अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन यहाँ पर आपका जो है अनुच्छेद 40 में है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था है और शहरी क्षेत्र में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 40 भी याद रखना है कि 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो आर्टिकल आपके ग्रामीण क्षेत्र संबंधित पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और आपका नगर की जो है वो किसके द्वारा, तो वह है 74वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर बना। आगे देखते हैं अगला है आपका कौन सा, तो यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 41। तो 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, सरकारी सहायता पाने का अधिकार, यानी आपको काम पाने का भी अधिकार है, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का भी अधिकार आर्टिकल किसके अंतर्गत है, 41 के अंतर्गत है। जैसे आपने देखा होगा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये जो आपकी पेंशन दी जाती है आर्टिकल 41 के अंतर्गत है और ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही है या आपको जो है इसका लाभ नहीं मिल रहा विकलांगता का, तो आप किसी भी प्रकार से कोर्ट में आप याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, आप बात वहां पर नहीं ला सकते हैं। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या मानक है क्या मानक नहीं है, तो उसी के आधार पर इन चीजों का आपको फायदा मिल सकता है, लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल सकता है। आगे बात करते हैं 42, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। वृद्धावस्था पेंशन और या विकलांग पेंशन जो है किसके अंतर्गत है, तो ये नीतिगत तत्वों के अंतर्गत है और किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 41 के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं न्याय संगत और मनोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीधा सीधा कहा गया है गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करवाना और प्रसूति सहायता। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अगर कहीं भी अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा छूट होती है, साथ में उनको छुट्टी भी दी जाती है। तो इस तरीके की जो सुविधा दी गई है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 42 के अंतर्गत है। आर्टिकल 43 में क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अब देखिए निर्वाह योग्य मजदूरी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस प्रकार से व्यक्ति को मजदूरी भी बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा मनरेगा में पहले 100 रुपए थे, फिर 150 रुपए हुए, फिर 250 हुए। तो इस तरीके से जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस प्रकार से मजदूरी भी व्यक्ति की
बढ़ती है ताकि जो है अपना जीवन यापन कर सके। उसका वेतन इतना भी ना कम हो कि व्यक्ति अपना जीवन यापन ना कर सके, इसको याद रखना है। साथ में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी लघु उद्योग जो है उनको इसी आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल किसके अंतर्गत, तो 43 के अंतर्गत बढ़ावा देना। कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे गांव में जो होते हैं उनको कुटीर उद्योग बोला जाता है और उनको बढ़ावा देना होता है। आगे देखिए उद्योग आर्टिकल 43 में क्या कहा गया, उद्योगों को प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो जो उद्योग धंधे होते हैं उसमें श्रमिकों की क्या भागीदारी होनी चाहिए, ये सब नियम कानून किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 43A के अंतर्गत है। और 43B के अंतर्गत क्या है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 43B के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं, तो आगे देखिएगा यहाँ 44 क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ये आपका जो है आपका सिविल संहिता वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब होता है कि जो अगर भारत में रह रहे हैं चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो यहाँ पर कहा गया जैसे मुस्लिमों का कानून अलग होता है तो लेकिन वो भारत में रह रहे हैं और मुस्लिमों को कानून को कौन मुल्ला मौलवी सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में कहा गया अगर वो भारत में रहते हैं तो उनको भी उसी के अनुसार नियम, उनके अनुसार ही जो आपका विधि का कानून है यानी कि जो आपका न्यायालय है उसी के अनुसार जो है उनको भी जो है सजा का प्रावधान, नियम कानून सब उसी के अंतर्गत है। तो समान सिविल संहिता यानी सभी के लिए नियम कानून क्या हो, समान होने चाहिए। ये आपका जो है आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 44 में है। अनुच्छेद 45 में बच्चों को 6 वर्ष की आयु में पूरी कराने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। तो 6 वर्ष तक बच्चों को क्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसी में क्या किया गया आगे चल के 45वें में जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसमें क्या किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक आयु के बालकों के लिए 2002 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। तो इसी में जोड़ा गया था आपका। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा। तो ये जो इसमें संशोधन हुआ था कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। और आयु अगर देखा जाए 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो देखो 0 से 6 वर्ष तक इसमें किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल 45 में। और 6 से 14 वर्ष तक जो एजुकेशन वाला है वो किसके अंतर्गत है, तो वो है आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। दोनों बातों को यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 46 में, तो राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी। तो इसको भी याद रखिएगा। और 47 याद रखिएगा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, देख सकते हैं आप क्या है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषण आहार को बढ़ावा देना, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। तो 47 में ये कहा गया है तो जीवन स्तर में सुधार के लिए पोषण, जैसे आपने देखा होगा विद्यालय में मिड डे मील योजना इसी के अंतर्गत है जो बच्चों को भोजन दिया जाता है पका पकाया। और शराब पर पाबंदी देखा होगा कि बिहार में शराब पाबंदी, तो ये राज्य पे डिपेंड करता है कहाँ क्या लागू करता है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही लगाया गया। आगे है यहाँ पर नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी दवाएं थी जिसमें नशा आता था, उन दवाओं को क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 47 तक। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं आपका अनुच्छेद आपका 48। तो 48 में क्या है, राज्य कृषि है और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा, यानी कृषि और पशुपालन का उल्लेख आर्टिकल किसमें है, 48 में कहा गया है। आर्टिकल 48A जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्यावरण का संरक्षण और वन जीवों की संरक्षण की बात कही गई है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 48A पूछा भी गया है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और जो है यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण तथा वन जीवों का संरक्षण के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 48A के अंतर्गत है। और किसके में है, तो नीति तत्वों में है। आगे बात करते हैं 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना। जैसे आपने देखा होगा आगरा का ताजमहल, लाल किला,
ठीक। तो इस तरीके से जो आपकी पुरानी जो इमारतें हैं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है कि जो है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो जो स्मारक होते हैं राष्ट्रीय महत्व के, उनकी जो रक्षा, उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो भी किसकी जिम्मेदारी होती है? राज्य सरकार की होती है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 49 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं 50। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करना? अलग करना। यानी कार्यपालिका अपना कार्य करेगी और न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, दोनों के अपना अलग अलग क्षेत्र है, एक दूसरे में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये आपका आर्टिकल किसमें है? 50 में है। आगे 51 में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। यानी अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाने के लिए जो है यहाँ पर इस प्रकार के आर्टिकल में कहा गया है। तो इसको भी आपको 51 को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नों के बारे में, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं आपके, जैसे कि आपने यहाँ पर देखिए, अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो अभी हमने पढ़ाया उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नीतक तत्व है। तो नीतक तत्व क्या है? वाद योग्य है, दूसरा कह रहा वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया नीतक तत्व क्या है? वाद योग्य नहीं है। यानी आपका इसमें आप सुप्रीम कोर्ट में आप किसी प्रकार का याचिका दायर वाद नहीं चला सकते हैं। ये आपके राज्य के अधिकार हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित होते हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किसमें नैतिक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा दे उत्तर दिनांतिक से कहा है? तो किसने कहा है? अभी हमने कहा किसने कहा? तो केटी शाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीतिक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अभी हमने बताया कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल आपका कौन सा है? 51 है। आगे बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? तो यानी न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, कार्यपालिका अपना कार्य करेगी। तो अभी हमने बताया कौन सा आर्टिकल है आपका? तो आर्टिकल आपका 50 है। 50 में कहा गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आगे देखिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। तो किस आर्टिकल में कहा गया? आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीतिक तत्व सिद्धांत का अंग है। तो किसके अंतर्गत है? तो राज्य के नीतिक सिद्धांत का है, अंग है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है? तो अभी हमने बताया कि अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40 है। आगे देखेंगे इनमें से कौन सा राज्य के नैतिक सिद्धांतों को सम्मिलित नहीं करता है? तो कौन सा? मद्य निषेध, समान कार्य समान वेतन, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो इसमें कौन नहीं है, शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार है। बाकी सब अभी हमने बताया, काम पाने का अधिकार है, काम सरकार आपको देगी, समान कार्य है समान वेतन देगी, और मदिरा का निषेध, ये सब आपके नैतिक तत्वों में है, जबकि सूचना का अधिकार इसमें नहीं शामिल है। अगला है भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई। तो किस आर्टिकल में कही गई? 40 में, 44 में, 45 में, या आपका कौन सा है? 48 का में। तो अभी हमने बताया सिविल संहिता किसमें है? आर्टिकल 44 में है। आगे भारतीय संविधान कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने को प्रेरित करता है? तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, निदेशक तत्व या नागरिक तत्व। आपका कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व। आगे देखिएगा, हाँ, तो इतने आपके क्वेश्चन हो गए हैं। और यहाँ पर आपका जो है आप इसको किसी तरीके से यहाँ पर इन प्रश्नों को, जो भी आपके प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। पहले थ्योरी को पढ़ लेना है और फिर सॉल्व कर लेना। अगर आपको यहाँ पर आप हमारे ये चैनल के आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपका संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक जो भी पीछे का है सब हमने पढ़ा दिया है। उसको आप एक सही नजर में देख सकते हैं, उसके प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट माध्यम से बताएं जरूर। साथ में यहाँ पर आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके और यहाँ पर लाभ मिल सके। तो यहाँ पर आपको सारी इस चैनल के माध्यम से आपके पेट एग्जाम लगा हुआ है या टेट है
और जितने भी एग्जाम आगे आगे होंगे तो सारे एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कराई जाएगी। जुड़े रहे हमारे चैनल के लिए, आगे वीडियो फिर से हम आपको लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।